वेलकम है गाइस मेरे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग का इंडस्ट्री बूम 2026 और उसके बाद में। क्या आपको पता है सिविल इंजीनियरिंग का जो मार्केट वैल्यू एस्टिमेट हुआ है इन ईयर 2025, उसकी जो वैल्यूएशन है वो 13.8 ट्रिलियन है। और इसका जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ इन द ईयर 2035 वो होने वाला है 23 ट्रिलियन। और जो इसका ग्रोथ रेट है वो होने वाला है 5.2% CAGR। CAGR होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इंडिया में CAGR होने वाला है 6.5%। अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो कि डिप्लोमा कर रहे हैं या बैचलर्स कर रहे हैं तो ये आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपको कुछ स्किल आना चाहिए। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है वो चलिए देखते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए आपका स्किल्स। स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप एज अ सिविल इंजीनियर आपको आना चाहिए। ये हम देखेंगे अगली स्लाइड में कि आप कौन कौन सी स्किल्स जो आपको आना चाहिए एज अ सिविल इंजीनियरिंग। करियर, आप कौन से करियर में जा सकते हैं वो देखेंगे हम। और अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी आपके पास अपॉर्चुनिटीज है एज अ सिविल इंजीनियर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्किल्स की। तो स्किल्स में सबसे पहले आ गया ड्राइंग एंड प्लान रीडिंग। तो ड्राइंग एंड प्लान रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स है जो आपको आना चाहिए, चाहे आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस हो या स्टूडेंट हो, आपको जरूर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राइंग टेम्पलेट की। तो ये होता है एक ड्राइंग टेम्पलेट। ड्राइंग टेम्पलेट में नीचे होता है आपके चार कॉलम, एक, दो, तीन और ये चार। लेफ्ट साइड में होता है आपके कॉन्ट्रैक्टर। मान लीजिए आप कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्टर का लोगो और उसका नाम होगा। उसके नीचे उसके प्रोजेक्ट मैनेजर, साइड इंजीनियर और डिजाइनर का नाम होगा और उसकी सिग्नेचर होगी। उसके बाजू में होगा क्लाइंट। क्लाइंट का नेम होगा, क्लाइंट का लोगो होगा। उसके नीचे उसके प्रोजेक्ट मैनेजर, उसका साइट इंजीनियर और डिजाइनर का नाम होगा। इसके बाद होता है जीसी। मान लीजिए आप कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में है या स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो एक जनरल कंसल्टेंट रखते हैं जो एज अ पीएमसी काम करता है। उसके उसके इंजीनियर का नाम होगा, उसका लोगो होगा, उसके डिजाइनर का नाम होगा, एंड सो ऑन। राइट साइड में होता है आपका, इधर होता है ड्राइंग का नाम। मान लीजिए फुटिंग का ड्राइंग है, डेट होता है और रिवीजन नंबर होता है। फिर इधर सेंटर में होता है आपके ड्राइंग का डिटेल। और राइट कॉर्नर में होता है आपका नोट्स। नोट्स में आपका हो गया ग्रेड ऑफ कंक्रीट, स्टील का ग्रेड क्या है, कुछ आईएस कोड के क्लॉज होते हैं, ये लिखा होता है। तो ये एक बेसिकली एक रफ आइडिया आपको देने के लिए कि ड्राइंग का टेम्पलेट होता कैसे है। अब इसके बाद देखेंगे हम एग्जीक्यूशन एंड लेआउट। देखिए एग्जीक्यूशन में आपके पास ड्राइंग का टेम्पलेट आ गया। मान लीजिए फुटिंग का ड्राइंग है तो आपको उसका लेआउट कैसे कराना है। तो ये समझ समझ लीजिए आपका एक फुटिंग का लेआउट है। यहाँ एक रेफरेंस पॉइंट होगा 0। ये आपका वाई वाई डायरेक्शन में ये कुछ ग्रिड लाइन है, ये आपकी एक्स डायरेक्शन में कुछ ग्रिड लाइन है। तो ये हो गया 3 मीटर्स, ये हो गया 6 मीटर्स, ये हो गया 9 मीटर्स, ये हो गया 12 मीटर्स, ये हो गया 4 मीटर्स, ये हो गया 8 मीटर्स, ये हो गया 12 मीटर्स। अब मुझे ये फुटिंग कास्ट करवाना है या फिर फुटिंग का काम करवाना है तो मैं क्या करूंगा, एक्स डायरेक्शन में ये हो जाएगा 3 मीटर्स, वाई डायरेक्शन में 4 मीटर्स। तो जहाँ ये क्रॉस होगा या फिर सेंटर में क्रॉस होगा तो ये सेंटर पॉइंट इसका हो जाएगा फुटिंग का सेंटर। उधर मैं क्या करूंगा, जब दो लाइन क्रॉस होगी तो उसके सेंटर से एक प्लम बॉब गिराऊंगा और प्लम बॉब गिरा के मैं उसका सेंटर मार्क कर दूंगा। ये तो कन्वेंशनल मेथड होगी। आज के टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे इस पॉइंट का मुझे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिल जाता है। जो कि एक्स और कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट मुझे ऑटोकैड में मिल जाएगा जो मुझे डिजाइनर दे देगा। उससे मैं सिंपली इस फुटिंग का मार्किंग कर लूंगा, इस फुटिंग का, इस फुटिंग का, इस फुटिंग का, इस फुटिंग का। उसके बाद मैं कॉलम जो भी आगे का प्रोसीजर है वो फॉलो करूंगा। तो ये हो गया एक आपका जनरल एग्जीक्यूशन लेआउट सेटिंग आउट। उसके बाद आता है क्वांटिटी सर्विंग एंड मटेरियल चेक्स। क्वांटिटी सर्विंग में आपको क्वांटिटी निकालना पड़ता है कि कितना मेरा स्टील जा रहा है। तो स्टील के लिए आपको बीबीएस देखना पड़ेगा। बीबीएस जो होता है बार बेंडिंग शेड्यूल। उसके बाद होता है कंक्रीट डिटेल। कंक्रीट मान लीजिए आप एक फुटिंग बन रहे हैं, फुटिंग का साइज है 4 मीटर बाई 3 मीटर और डेप्थ है 400। तो आप लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ करेंगे तो आपको इसका क्यूबिक मीटर मिल जाएगा। तो आप उसके हिसाब से कंक्रीट का ऑर्डर कर सकते हैं। बीबीएस में आपको स्टील कितना जा रहा है, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm,
तो उससे आपको स्टील की क्वांटिटी निकल जाएगी। तो बेसिकली ये जनरल आइडिया मिल जाएगी आपको कि इसका कॉस्टिंग फुटिंग का कितना पड़ रहा है। रेट एनालिसिस करेंगे तो उसमें आपका लेबर कॉस्ट भी आ जाएगा, तो लेबर कॉस्ट से आपको टोटल एक फुटिंग में कितना खर्चा जा रहा है ये आपको पता चल जाएगा। तो क्वांटिटी सर्विंग से आपको कॉस्टिंग मिल जाएगी। मटेरियल चेक्स में आपका आ गया कंक्रीट, स्टील, फिनिशिंग आइटम्स हो गए, उसके बाद सैंड हो गया, बहुत बहुत सारी आइटम्स जो आपको लगती है साइड पे। तो उसके उसकी थर्ड पार्टी रिपोर्ट्स हो गई। थर्ड पार्टी में आप क्या करेंगे, स्टील का फिजिकल केमिकल टेस्ट होता है, कंक्रीट का स्लम टेस्ट होता है, क्यूब टेस्ट होता है। तो उसकी आप एक रजिस्टर बनाएंगे जिसमें आप ये डिटेल्स उसकी साइड मतलब हर महीने रखेंगे। उसके बाद होता है क्वालिटी एश्योरेंस एंड कोड कंप्लायंस। क्वालिटी एश्योरेंस में आप क्या करेंगे, कंक्रीट जैसी साइड पे आएगा तो उसका आप सबसे पहले आप स्लम चेक करेंगे। स्लम्प में आता है आपका टू स्लम्प आता है, जीरो स्लम्प आता है, या फिर नो स्लम्प आता है। उसके उसका टेम्परेचर चेक करेंगे। टेम्परेचर में वो बियॉन्ड द एज पर आईएस कोड जो टेम्परेचर दिया उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद कोड कंप्लायंस के हिसाब से आप देखेंगे IS 456/2000 जो कि आरसीसी के लिए है। उसमें आपका कितने एम क्यूब के लिए कितना क्यूब कास्ट करना है वो टेबल में आपको क्लॉज में मिल जाएगा। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ, तो उसमें हम देखेंगे कोड कंप्लायंस। उसके बाद होता है इफेक्टिव साइट कम्युनिकेशन। ये बहुत ही जरूरी है, जहाँ पे बहुत सारे सिविल इंजीनियरिंग लैग करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक लेआउट है और आपने लेबर को टेप पकड़ने के लिए दिया, उसको टेप पकड़ने नहीं आता है, तो आप इसको लेआउट कैसे करेंगे। तो आप उसने उसको समझा दिया, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या फिर स्टील बाइंडिंग है, उसको लैब पता नहीं है लैब देना कहाँ है, उसने लैब मान लीजिए कॉलम में जो लैब होता है ये L/4 और नीचे से L/4, इस जोन में नहीं देना देना होता है। ये जो मिडिल का जोन होता है यहाँ लैब बेसिकली लैब दिया जाता है। तो अब उसने यहाँ इस जोन में लैब दे दिया, तो ये बाद में फ्यूचर में जाके ये बहुत ही दिक्कत करने वाला है। तो इन सब चीज़ों का बहुत ही छोटी चीज़ है, लेकिन इन सब चीज़ों पे एक फ्रेशर इंजीनियर या साइट इंजीनियर का ध्यान नहीं जाता, लेकिन ये जाना चाहिए कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन लेबर को कैसे समझाना है, उसको क्या बताना है, बहुत ही ज़रूरी है। अब हम देखेंगे करियर। देखिए, सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे करियर है। सबसे पहला है साइट इंजीनियर। एज अ साइट इंजीनियर आपको ड्राइंग मिल जाएगी जिससे आपको काम को एग्जीक्यूट करवाना है। आपको क्या करना है, एग्जीक्यूशन करवाना है साइट पे, एग्जीक्यूशन। उसके बाद आपको एस्टिमेशन भी निकालना पड़ेगा कि कंक्रीट कितना जा रहा है, एस्टिमेशन निकालना पड़ेगा आपको, कंक्रीट कितना जा रहा है, स्टील कितना जा रहा है, तो ये आपको रफ आइडिया होना चाहिए। उसके बाद आता है बिलिंग इंजीनियर। बिलिंग इंजीनियर का काम होता है, मान लीजिए आप कॉन्ट्रैक्टर में काम कर रहे हैं, तो आपने कुछ काम करा, फुटिंग भर दिया या फिर कॉलम भर दिया, तो उसका आपको बिल लेना पड़ता है क्लाइंट से। तो उसके लिए आप एक एस्टिमेशन निकालेंगे, आपके टेंडर डॉक्यूमेंट में देखेंगे उसका क्या रेट दिया, तो वो रेट से वो क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके आपको एक अमाउंट मिलेगा। जो बिल बनेगा उसमें रनिंग बिल बोलते हैं, रनिंग बिल 1 2 3 करके रनिंग बिल चलती है। तो बिलिंग इंजीनियर का मेनली ये काम होता है। क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल का काम वही होता है कि मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाए। मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट में कितना कंक्रीट आया, कितना कंक्रीट कंजम्पशन हुआ, कितना कंक्रीट वेस्ट हुआ। रिकंसिलिएशन के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता चाहिए। हाँ, एक पॉइंट मैं भूल गया, रिकंसिलिएशन। बिलिंग इंजीनियर को रिकंसिलिएशन करना पड़ता है। वेस्टेज कितना है, 2%, मेनली हर जगह 2% ऑफ स्टील होता है और 2% ऑफ कंक्रीट, मतलब 2% से ज्यादा अगर आपने वेस्टेज किया तो वो पैसा आपको मिलने वाला नहीं है, वो डिडक्ट होगा आपके बिल से। तो क्वालिटी कंट्रोल का भी देख लिए, बिलिंग इंजीनियरिंग भी देख लिए, साइड इंजीनियर। अब बात करते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का काम होता है सॉइल इन्वेस्टिगेशन। मान लीजिए आपके इधर एक लैंड पार्सल मिला है आपको, तो इसके अंदर आपको सॉइल का स्टाटा पता करना है। तो ये क्या करेगा, एक बोर करेगा, बोर लॉग बनेगा जिसमें मान लीजिए इनिशियल में ये फील्ड सॉइल है 3 मीटर, 3 मीटर फील्ड सॉइल है। उसके बाद 3 मीटर आपका वेदर रॉक्ड है, फिर रॉक्ड है। तो इस तरह से वो क्या करेगा, सॉइल का सैंपल लेगा और सॉइल के सैंपल के हिसाब से आपका फुटिंग और लोड, जो भी बिल्डिंग पे लोड आना है उसके हिसाब से फुटिंग डिजाइन होगी। सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ही कोर है सिविल इंजीनियरिंग का, जिसमें डिजाइनिंग होती है, डिटेलिंग होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है सिविल इंजीनियरिंग। डिजाइनिंग में आपका ईटैब्स होता है, स्टैड होता है,
सैप होता है। तो ईडब्ल्यूएस में मेनली आरसीसी स्ट्रक्चर डिजाइन होता है। स्टैड में आपके स्टील स्ट्रक्चर जो पीबी प्री इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो डिजाइन होते हैं। तो जिसको अगर ऑफिस जॉब करना है या फिर साइड पे नहीं करना है, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। सबसे लास्ट आता है, और इसके बाद भी है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है और भी बहुत सारी इंजीनियरिंग है, तो मैं लेकिन मैंने 1 2 3 4 5 6 फील्ड पकड़ा है। सर्वे इंजीनियरिंग का काम होता है, जो भी आपका काम हो रहा है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है या फिर उसकी जो मार्किंग है वो बराबर होना चाहिए। मान लीजिए आपका एक फुटिंग है, तो फुटिंग की जो कोऑर्डिनेट होगी वो एक टोटल स्टेशन मशीन होती है जो कि सैटेलाइट से कनेक्ट होती है, उससे आपको कोऑर्डिनेट देगा और उसकी मार्किंग हो जाएगी। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। देखिए, अपॉर्चुनिटी सिविल इंजीनियरिंग में पहले है प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर में लाइक लोधा कंपनी है, गोदरेज कंपनी, शाहपुर जी कंपनी, जो कि मेनली रियल एस्टेट में काम करती है। शाहपुर जी, गोदरेज, लोधा, ये सब रियल एस्टेट बिग जायंट है। इसमें आपको मेनली साइट इंजीनियर, बिल्डिंग इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजर, ये सब का जॉब मिल जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम पीएसयू सेक्टर। तो पीएसयू सेक्टर में लाइक बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम, आईओसीएल, इंडियन ऑयल, उसके ओएनजीसी, गेल, बीआरसी। तो इस इन सब में आपको अगर जॉब करना है तो उसके लिए आपको एक एग्जाम होता है, GATE, गेट एग्जाम। तो गेट एग्जाम देना पड़ेगा आपको, जो एक टेक्निकल एग्जाम होता है जिसको 7 IIT कंडक्ट करती हैं। ये हर साल होता है, फेब में होता है एग्जाम। तो इसको आप भर के, इसमें अगर आपने अच्छी रैंक लाई है तो इससे आपको डायरेक्ट इसमें जॉब मिल जाएगी, जो है कि बढ़िया जॉब है, जिनकी पे स्केल भी अच्छी होती है और पैकेज भी अच्छा होता है। तीसरा है गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपको इंडियन रेलवेज में काम करना है या यूपीएससी में भी, बहुत सारे लोग टेक्निकल कोर्स करके भी यूपीएससी से आईएएस बनना है या फिर आईपीएस बनना है या आईएफएस बनना है, तो उसमें भी जा सकते हो। फिर स्टेट स्टेट पीडब्ल्यूडी में काम करना है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में, स्टेट के जैसे महाराष्ट्र स्टेट हो गया, गुजरात स्टेट हो गया या यूपी स्टेट हो गया, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। पीडब्ल्यूडी सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसमें कि आपके जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, एसएससी के एग्जाम होते हैं। इसमें भर के आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। चौथी अपॉर्चुनिटी आपके टीचिंग सेक्टर। आप प्रोफेसर बन सकते हैं कोई भी स्कूल में या फिर आईआईटी में। और है यूट्यूब चैनल, आप खुद का यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे कंटेंट बना सकते हैं लोगों के लिए। और लास्ट है आपके पास हाई स्टडीज। हाई स्टडीज में आप मास्टर्स कर सकते हैं। मास्टर्स के लिए आप, अगर आप गेट में अच्छा रैंक लाए तो आईआईटीज हैं, आईआईटीज से आप अपना एमटेक कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग में, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है। उसके बाद है मास्टर्स इन अब्रॉड। एमएस भी कर सकते हो, जैसे जर्मनी हो गया आपका, यूके हो गया, यहाँ से आप मास्टर्स कर सकते हो। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो गेट के रैंक को भी एक्सेप्ट करती हैं, जैसे सिंगापुर में एनटीयू हो गया, एक एनयूएस करके यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये गेट को भी एक्सेप्ट करती हैं। जर्मनी में दो चार अन्य यूनिवर्सिटी है जो गेट के स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करती है, तो इससे आप मास्टर्स कर सकते हैं। या आपको पीएचडी करना है तो आप पीएचडी के लिए भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको फॉर्म भरना होगा। और एमएस, एमएस इंडिया में भी होता है, मास्टर्स ऑफ साइंस रिसर्च। रिसर्च में आपको दो होता है, एक टीए होता है और एक आरए होता है। टीए मतलब टीचिंग असिस्टेंट, मतलब इसमें आपको जो बीटेक में स्टूडेंट होंगे उनके जो लैब होते हैं, लैब में एज अ टीचिंग असिस्टेंट आप काम कर सकते हो। और आरए मतलब आप कोई भी प्रोफेसर के अंडर एक रिसर्च असिस्टेंट, एज अ रिसर्च असिस्टेंट काम कर सकते हो, जिसमें आप उनको इनपुट दोगे या फिर वो कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपको बोलेंगे कि इसके बारे में रिसर्च करो और डिटेल दो। तो ये हो गया ओवरऑल सिविल इंजीनियरिंग के अपॉर्चुनिटीज। तो आज हमने क्या क्या देखा, स्किल्स देखा, करियर देखा, अपॉर्चुनिटीज देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ड्राइंग रीडिंग होता कैसे। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक टेम्पलेट लेके आऊंगा और टेम्पलेट के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे ड्राइंग के टेम्पलेट्स की, आईएएस कोड्स की, और बात करेंगे हम बीपीएस की। थैंक यू।